हैरी पॉटर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स परिचय। सीधे कहानी से शुरुआत करते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि दीवारों पर खून से लिखे संदेश का मतलब क्या हो सकता है? हैरी पॉटर को भी नहीं पता था जब उसने हैग्वर्ट्स की एक सुनसान गलियारे में ये डरावना वाक्य देखा, शत्रु का वारिस सावधान, मौत आने वाली है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रिय श्रोताओं, हैरी अपनी दूसरी कक्षा में लौटा है, पर इस बार स्कूल में एक रहस्यमय चैम्बर खुल गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सालान स्लिदरिन ने ही बनाया था। लेकिन ये चैम्बर है क्या? कौन खोल सकता है इसे? और सबसे अहम सवाल, वह वारिस कौन है जो उस राक्षसी जीव को छोड़ रहा है जो लोगों को पत्थर में तब्दील कर देता है? इस किताब में हैरी, रॉन और हरमाइनी एक ऐसी जासूसी में उलझते हैं जहां रॉन की छोटी बहन जिन्नी भी गायब हो जाती है। आप मिलेंगे एक ऐसे डायरी से जो जवाब देती है, ये एक ऐसे घर के छोटे भूत से जो खुद कॉनिक निक कहता है, और उस डरावने रहस्य से रूबरू होंगे जो हैरी और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जोड़ता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जादुई सवारी के लिए जहां डर है, रहस्य है और वो दोस्ती है जो हर अंधेरे से लड़ सकती है। क्योंकि आज BOOKWALA पर आप हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की पूरी कहानी सुनने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। द वर्स्ट बर्थडे। हैरी का 12वां जन्मदिन डर्सली परिवार के साथ बीतता है जहां उसे एक छिपकली पूंछ वाले बौने डॉबी की चेतावनी मिलती है। सोचिए, आपका जन्मदिन है और आपकी पूरी दुनिया एक अंधेरी अलमारी में सिमटी हुई है। हैरी पॉटर के लिए आज का दिन ठीक ऐसा ही है। उसका 12वां जन्मदिन है और वो नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव पर डर्सली परिवार के साथ फंसा हुआ है। कोई कार्ड नहीं, कोई केक नहीं, बस उसकी चाची पेटूनिया का वही पुराना झूठ। आज तुम्हारी माँ की मौत की सालगिरह है, इसलिए माहौल खराब मत करो। लेकिन दोस्तों, हैरी को तो एक और दुनिया का पता है, जादू की दुनिया का। और उस दुनिया से आज एक अजीबोगरीब मेहमान आने वाला है। पर पहले डर्सली परिवार के विशेष अंदाज को देखिए। वे एक महत्वपूर्ण डिनर पार्टी की तैयारी में हैं जहां मिस्टर मेसन नाम के ग्राहक को खुश करना है। वॉरेन डर्सली साहब हैरी को धमकी देते हैं, अगर तुमने आज रात कुछ भी अजीब किया, मेरा मतलब है कुछ भी असामान्य, तो तुम इस अलमारी में तब तक बंद रहोगे जब तक क्रिसमस नहीं आ जाता। और फिर जब डिनर चल रहा होता है, वह घटना घटती है। एक जोर की आवाज होती है और लिविंग रूम में एक छोटा कानों वाला टाट के कपड़े पहने प्राणी आ गिरता है। ये डॉबी है, एक घरेलू बौना। वो हैरी से कहता है, हैरी पॉटर इतना प्रसिद्ध हेतन। अच्छा, डॉबी ने आपको कई बार देखा है सर, लेकिन आप डॉबी को नहीं देख पाए। डॉबी की बातचीत बड़ी मार्मिक है। वो हैरी की प्रशंसा से भरा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो हैरी को चेतावनी देने आया है, हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स नहीं लौटना चाहिए। इस साल वहां मौत का खतरा है, एक षड्यंत्र है हैरी पॉटर। डॉबी इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को सजा देने लगता है, दीवार से सिर पटकता है क्योंकि उसने अपने मालिकों के बारे में कुछ बोल दिया। हैरी हैरान है। वो पूछता है, मौत? किसकी मौत? कौन सा षड्यंत्र? लेकिन डॉबी जवाब नहीं दे पाता, बस इतना कहता है कि हैरी को स्कूल नहीं लौटना चाहिए। और फिर डॉबी वो करता है जिससे हैरी की सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, वो डिनर टेबल पर ऊपर से आती हुई एक केक की ट्रे को गिरा देता है। मेसन दंपति घबराकर भाग जाते हैं और डर्सली साहब का सौदा चौपट हो जाता है। नतीजा, हैरी को उसकी अलमारी में कैद कर दिया जाता है। उसके सारे जादुई सामान, रॉन और हरमाइनी के पत्र, अपना जादुई दंड जब्त कर लिए जाते हैं और उसके खिड़की पर लोहे की सलाखें कस दी जाती हैं। उसका जन्मदिन सचमुच सबसे बुरा बन जाता है। क्यों है ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण? यह अध्याय पूरी किताब की नींव रखता है। पहली किताब में हैरी को एक रहस्य मिला था। दूसरी किताब की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। डॉबी का आगमन बताता है कि हैरी की जादुई दुनिया भी उतनी ही खतरनाक और जटिल है जितनी खूबसूरत। यहाँ तक कि उसके सबसे सुरक्षित स्थान हॉगवर्ट्स में भी खतरा मंडरा रहा है। हैरी की निराशा हमें उससे जोड़ती है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके जन्मदिन पर उसके सबसे अच्छे दोस्तों का पत्र आए? लेकिन डर्सली परिवार उसे उसकी असली पहचान से काटने की कोशिश कर रहा है। और डॉबी, वो सिर्फ एक मजाकिया पात्र नहीं है, वो हमें जादू की दुनिया के एक काले पहलू घरेलू बौनों की गुलामी से परिचित कराता है। उसकी आंखों में डर और उसकी वफादारी के बीच का संघर्ष इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। तो हैरी अब फंसा हुआ है, बिना किसी संदेश के, बिना किसी रास्ते के। लेकिन हम जानते हैं कि हैरी पॉटर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। क्या वो हॉगवर्ट्स लौट पाएगा? डॉबी ने जिस मौत की बात की वह क्या है? ये सफर अभी शुरू ही हुआ है और अगले अध्याय में एक और परिचित चेहरा हैरी को बचाने आने वाला है, रोन वीजली एक उड़ती हुई कार में। अध्याय 2। डॉबीज वार्निंग। डॉबी हैरी को हॉगवर्ट्स न लौटने की चेतावनी देता है और उसकी शरारत से हैरी को घर से निकाले जाने का खतरा हो जाता है। सुनिए, इस बुक कुछ बिल्कुल शांत था।
हैरी पॉटर अपने कमरे में कैद दुर्बल से दुर्बल सुबकियों की आवाज सुन रहा था, पर यह आवाज उसकी चाची पेटूनिया या चाचा वर्नन की नहीं थी। यह आवाज उसके अंडर द सीढ़ियों वाले कमरे की दीवार से आ रही थी। हैरी ने कान लगाकर सुना और फिर एक झटके के साथ उसके सामने वो प्राणी आ गया जिसने उसकी गर्मियों की शांति हमेशा के लिए छीन ली। डॉबी, बड़े बड़े कानों वाला टेनिस बॉल जैसी विशाल हरी आंखों वाला एक घरेलू एल्फ। वो फटे हुए तकिए के कवर जैसा कपड़ा पहने हुए था और हैरी को देखकर जोर जोर से रो रहा था। हैरी हैरान था, एक जादूगर का घरेलू एल्फ यहाँ मगलों के घर में। पर डॉबी का आना कोई मिलने जुलने का दौरा नहीं था, वो एक मिशन पर था। हैरी पॉटर को स्कूल नहीं लौटना चाहिए, डॉबी चिल्लाया अपने बड़े कानों से अपने आप को पीटते हुए। इस साल हॉगवर्ट्स में भयानक खतरा है, भयानक। डॉबी महीनों से आ रहा है हैरी पॉटर को रोकने के लिए। यहाँ दोस्तों उस अंदरूनी संघर्ष को समझिए जो डॉबी के चरित्र को दिखाता है। वो हैरी को बचाना चाहता है पर उसे अपने मालिकों के प्रति भी वफादार रहना है जिनके नाम वो बता नहीं सकता। इसलिए वो यातना देता है, दीवार से अपना सिर टकराता है जब भी वो कुछ ऐसा बोलने लगता है जो उसके रहस्यों को उजागर कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप किसी बड़े रहस्य को दबाए हुए हों और वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो? डॉबी की यही हालत है। पर डॉबी की चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, उसने कार्रवाई की। हैरी के चाचा वर्नन डर्सली एक बेहद महत्वपूर्ण रात्रि भोज की मेजबानी करने वाले थे, मिस्टर मेसन नाम के एक संभावित ग्राहक को खुश करने के लिए जिससे उनका ड्रिल व्यवसाय चल निकलता। पूरा घर चमक दमक रहा था और तभी एक जादुई हवा ने डेजर्ट की पुडिंग को सीधे मेहमानों के ऊपर गिरा दिया। ये डॉबी था जो हैरी को घर से निकलवाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। हैरी के चाचा गुस्से से पागल हो गए। हैरी पर आरोप लगा, तुमने जानबूझकर हमारी रात बर्बाद कर दी, और उसे अपने कमरे में बंद कर दिया गया। खिड़कियों पर सलाखें लगा दी गईं और एक बिल्ली फ्लैप जैसा छेद करके उसमें से केवल थोड़ा खाना दिया जाने लगा। एक तरह से डॉबी सफल हो गया था, हैरी अब एक कैदी था। लेकिन हैरी हार मानने वाला नहीं था। उसने डॉबी से पूछा, कम से कम ये तो बताओ, क्या ये खतरा वोल्डेमॉर्ट से जुड़ा है? डॉबी का जवाब उसकी आंखों के भय से स्पष्ट था। और फिर उसने एक और भयानक बात कही, हैरी को उसकी जादुई दुनिया से कोई भी चिट्ठी नहीं लिख रहा था क्योंकि डॉबी ने सभी पत्र रोक दिए थे। हैरी के सबसे अच्छे दोस्त रॉन और हरमाइनी से भी कोई खबर नहीं। उसे लगने लगा कि उसके दोस्तों ने उसे भुला दिया है। इस अध्याय की प्रासंगिकता दोस्तों यह है कि ये हैरी की निरंतर लड़ाई की शुरुआत है। वो न केवल डर्सली परिवार सेबल की उन अदृश्य ताकतों से भी लड़ रहा है जो उसे उसकी असली दुनिया हॉगवर्ट्स से दूर रखना चाहती हैं। डॉबी अपनी शरारतों के बावजूद पहला संकेत देता है कि हॉगवर्ट्स में कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो एक चेतावनी है जिसे हैरी अनदेखा नहीं कर सकता, भले ही उसकी कीमत उसे अपनी आजादी गंवाकर चुकानी पड़े। तो अब हैरी बंद है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है और उसका एकमात्र रास्ता यही है कि वो किसी तरह इस जेल से निकले और हॉगवर्ट्स लौटे। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, हैरी पॉटर के लिए खतरा हमेशा घर से ज्यादा स्कूल में ही मिलता है और वो हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 3 एट फ्लरिश एंड ब्लॉट्स। हैरी वीजली परिवार के साथ डायगन एली में किताबें खरीदने जाता है जहां लूसियस मेलफॉय और आर्थर वीजली के बीच झगड़ा होता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ किताबों की दुकान पर गए हैं और वहां पता चलता है कि आपके पिता का सबसे नापसंद व्यक्ति भी वहीं मौजूद है। हैरी पॉटर के साथ यही हुआ डायगन एली में जब वेजली परिवार उसे स्कूल की किताबें दिलाने फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स पहुंचा। दुकान का नजारा ही अलग था। गिलरॉय लॉकहार्ट की नई किताब मैंने मैजिकल मी को पकड़ा की भीड़ लगी थी और स्वयं लॉकहार्ट वहां मुस्कुराते हुए हस्ताक्षर दे रहे थे। हैरी को देखते ही लॉकहार्ट ने उन्हें खींचकर सामने कर लिया और ऐलान किया कि वो हैरी को मुफ्त में अपनी पूरी किताबों की सेट देगा। ये सब एक शानदार फोटो अवसर था, लेकिन हैरी के गाल शर्म से टमाटर जैसे लाल हो गए। पर यहाँ असली मसाला तब आया जब लूसियस माल्फॉय ड्रैको के अहंकारी पिता दुकान में प्रवेश करते हैं। उनकी और आर्थर वीजली की नजरें मिलती हैं और हवा में तनाव तैरने लगता है। आप कल्पना कीजिए जैसे दो पुराने विरोधी अचानक एक ही बाजार में आमने सामने हो जाएं। लूसियस ने एक तीखे व्यंग्य के साथ जिनी वीजली को हैरी की पुरानी किताब देते हुए देखा और बोले, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो जादूगरों के सबसे बड़े कलंक को गोद क्यों ले लिया? इस पर आर्थर वीजली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका संवाद दर्शाता कि ये सिर्फ दो पुरुषों का झगड़ा नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। आर्थर गरीब थे पर मूल्यवान, लूसियस अमीर था पर दम्भी। आर्थर का जवाब था, हमारे लिए हैरी परिवार है, तुम्हारे जैसे लोगों से बेहतर परिवार। तनाव चरम पर पहुंचा जब लूसियस ने ड्रैको की पुरानी पाठ्यपुस्तक जिनी के कड़ाही में छिपा दी। यह एक साधारण शरारत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक खतरनाक संदेश।
बाद में पता चलेगा कि उस किताब के पन्नों में टॉम रिडल की डायरी छिपी थी जो पूरे साल की आफत की जड़ बनेगी। ये अध्याय सिर्फ किताबें खरीदने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो पल है जब हैरी को सच में एहसास होता है कि वीजली परिवार उसके लिए क्या मायने रखता है। और ये वो घटना है जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलने वाली श्रृंखला की पहली कड़ी साबित होती है। लूसियस मॉलफॉय ने सोचा होगा कि वो एक गरीब परिवार को नीचा दिखा रहा है, पर उसने असल में एक ऐसी बीज बो दी जो पूरे साल की रहस्यमय घटनाओं का कारण बनेगी। कहानी की पटरी यहीं से मुड़ती है और हैरी की दूसरी साल की असली शुरुआत यहीं इस किताबों की दुकान में होती है। अध्याय 4 द राइटिंग ऑन द वॉल्स। हॉगवर्ट्स में एक डरावना संदेश दीवार पर लिखा मिलता है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोल दिया गया है। सुनिए, कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और अचानक एक डरावनी रहस्यमय घटना से आपका सामना होता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हैलोवीन का दिन था और हॉगवर्ट्स में उत्सव का माहौल था, लेकिन ये माहौल अचानक एक सनसनीखेज खोज से डरावने रहस्य में बदल गया। फिल्च की बिल्ले में सिज नॉरिस पत्थर की मूर्ति की तरह जमी हुई पाई गई और उसके ठीक ऊपर दीवार पर एक जगह से चमकती हुई लाल स्याही में एक संदेश लिखा था, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोल दिया गया है, शत्रुओं के वारिस सावधान। इस दृश्य का असर क्या था? सुनिए, यह वैसा ही था जैसे किसी शांत कक्षा में अचानक कोई बम फट जाए। छात्र इकट्ठा हो गए, फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिल्च चिल्ला रहा था, मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली। उसने क्या किया है? और फिर उसकी नजर हैरी पर पड़ी। उसने तुरंत आरोप लगाया, तुमने किया है, तुमने मेरी बिल्ली को पत्थर बना दिया। लेकिन यहाँ पर डंबलडोर और मैकगोनागल जैसे शिक्षकों की समझदारी देखिए। उन्होंने जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला। डंबलडोर ने शांति से कहा, वो पेट्रिफाइड है लेकिन मराई नहीं गई है। मैंड्रिक का काढ़ा उस ये ठीक कर सकता है। उनकी ये शांत प्रतिक्रिया हमें सिखाती है कि डर के समय भी धैर्य और तर्क महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी सवाल बना रहा, ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स आखिर है क्या और इसका वारिस कौन है? ये पहली बार था जब ये रहस्य सार्वजनिक रूप से सामने आया। हरमाइनी हमेशा की तरह तुरंत समझ गई कि ये कोई साधारण शरारत नहीं है, ये एक खतरनाक चेतावनी थी। इस अध्याय की प्रासंगिकता क्या है? ये वो पल है जब हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की मुख्य रहस्यमयी धुरी सामने आती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक घोषणा है, एक पुराने भूल चुके भय के फिर से जागने की घोषणा। ये हमें दिखाता है कि कैसे अफवाहें और डर एक पूरे स्कूल में फैल सकते हैं और कैसे लोग आसानी से किसी पर दोष मढ़ने लगते हैं, जैसे फिल्च ने हैरी पर मढ़ दिया। अगर आप कभी स्कूल या ऑफिस में किसी रहस्यमयी संदेश या अफवाह का सामना करें तो ये अध्याय याद आएगा। ये हमें सिखाता है कि डरावनी चीजों के सामने आने पर भी सच्चाई जानने के लिए जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए, इनकी सिर्फ आरोप लगाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि इस अध्याय के अंत में पता चलता है, असली खतरा अभी सामने आना बाकी है और हैरी, रॉन और हरमाइनी इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सफर अब बड़ी ही शुरू ही हुआ है। आगे और क्या डरावने राज खुलेंगे, जानने के लिए अगले अध्याय पर ध्यान दीजिए। अध्याय 5 द हेयर ऑफ स्लिदरिन। स्कूल में हमले होने लगते हैं और हैरी को पता चलता है कि वो पार्सलटोंग सांपों की भाषा बोल सकता है। अध्याय 5 द हेयर ऑफ स्लिदरिन। सुनिए, स्कूल की हवा में अब डर तैरने लगा था। पहले फिल्च की बिल्ली मिस नॉरिस पत्थर की मूर्ति जैसी मिली, उसके पैरों के पास एक संदेश लिखा था, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है, दुश्मनों के वारिस सावधान। सबकी निगाहें हैरी पर टिक गईं क्योंकि वही पहला व्यक्ति था जिसने उसे देखा था। लगा जैसे सब सोच रहे हो, हैरी पॉटर फिर से। और फिर एक दिन ड्यूलिंग क्लब में कुछ ऐसा हुआ जिसने हैरी की खुद की समझ को हिलाकर रख दिया। प्रोफेसर लॉकहार्ट और स्नेप का प्रदर्शन चल रहा था। स्नैप ने ड्रैको मॉलफॉय को एक बड़ा विशाल सांप, एक सर्पेंट सॉटिया, बुलाने का निर्देश दिया। वो सांप हैरी के सामने खड़े अपने दोस्त जस्टिन फिंच फ्लैचले पर हमला करने को तैयार हो गया। और तभी बिना सोचे समझे हैरी के मुंह से अजीब सी फुफकार और सिस्कारियां निकलने लगीं। वो सांप से बात कर रहा था, उसे कह रहा था उसे छोड़ दो, और हैरानी की बात सांप ने उसे सुन लिया और पीछे हट गया। स्कूल का हॉल सन्नाटे से भर गया, लेकिन हैरी को उस समय का एहसास तब हुआ जब जस्टिन उसकी तरफ देखकर डरा हुआ पीछे हट गया और हरमाइनी ने जल्दी से उसे खींचकर भीड़ से बाहर निकाला। सबने सोचा हैरी उस सांप को हमला करने का आदेश दे रहा था, जबकि वो तो उसे रोक रहा था। यहाँ दोस्तों एक मूलभूत भ्रम पैदा हुआ। हम सब जानते हैं कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, उसकी एक आवाज होती है। कल्पना कीजिए आप किसी को क्रोधित स्वर में रुक जाओ कहें तो लोग समझेंगे आप गुस्से में हैं, लेकिन अगर आप उसी वाक्य को चिंतित स्वर में कहें तो मतलब बदल जाता है। हैरी के साथ यही हुआ।
उसने जो कहा उसका अर्थ तो सांप को रोकना था, लेकिन जो आवाज बाहर आई वो पार्सलटोंग सांपों की फुफकार भरी भाषा। उसे सुनकर बाकी सबने समझा कि वो हमला करने को उकसा रहा है। हरमाइनी ने उसे समझाया, हैरी यह बहुत बुरा है। सांपों से बात करना एक ब्लैक आर्ट माना जाता है, और तो और ये स्लीदरिन हाउस की एक खास निशानी है। याद कीजिए सालगिरह वाली पार्टी में घोस्ट निक नेयरलेस ने क्या कहा था? स्लीदरिन खुद को सांप भाषी कहलवाता था। अब हैरी खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सचमुच एक स्लीदरिन हूं? क्या मेरे अंदर कोई बुरी शक्ति है जिससे मुझे खुद ही पता नहीं? ये उसकी पहचान का संकट था। पूरा स्कूल उसे हेयर ऑफ स्लीथरिन यानी स्लीथरिन का वारिस समझने लगा, वही रहस्यमय व्यक्ति जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलकर छात्रों पर हमले करवा रहा है। इस अध्याय की प्रासंगिकता बिल्कुल स्पष्ट है। ये हैरी की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ है। ये सिर्फ एक कूल स्किलन ही है, बल्कि एक ऐसा कलंक है जो उसे अलग थलग कर देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे डर और अज्ञानता किसी की अच्छाई को भी गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर यह पहली बार है जब हैरी को अपनी इस विरासत का पता चलता है, एक ऐसी क्षमता जो उसे वोल्डेमॉर्ट से जोड़ती है और जिसे समझे बिना वो न तो खुद को समझ सकता है, न ही उस दुश्मन को जिसे उसे एक दिन मुकाबला करना है। तो अब हैरी पर सबसे बड़ा संदेह है और उसके पास सबसे बड़ा रहस्य भी। वो जानता है कि वो पार्सलटोंग बोल सकता है, लेकिन नहीं जानता कि क्यों। और जब तक वो इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता, हॉगवर्ट्स में कोई भी सुरक्षित नहीं, खुद हैरी भी नहीं। अध्याय 6 द रोग ब्लजर। क्विडिच मैच के दौरान एक ब्लजर हैरी का पीछा करता है, जिससे उसकी बांह टूट जाती है और लॉकहार्ट उसकी सारी हड्डियां गायब कर देता है। सुनो, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जो बस आपका ही पीछा कर रही हो, जैसे एक मच्छर जो सिर्फ आपके कान के पास ही भिनभिनाए? हैरी पॉटर के लिए क्विडिच मैच के दौरान ये मच्छर नहीं बल्कि एक पागल जानलेवा ब्लजर था। ये कोई साधारण मैच नहीं था। हैरी ग्रिफिंडर टीम के लिए स्नेच ढूंढ रहा था कि अचानक एक ब्लजर, वो काले लोहे की भारी गेंद जो खिलाड़ियों को निशाना बनाती है, ने उस पर नजर गड़ा दी। लेकिन यह ब्लजर सामान्य नहीं था, ये रॉग था, यानी दगाबाज। जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो, बस हैरी के पीछे ही पड़ गया। वो दूसरे किसी खिलाड़ी की तरफ देखती तक नहीं थी। हैरी को बचाने के लिए उसके दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली अपनी बैटों के साथ उसके आसपास मंडराते रहे, मगर वो ब्लजर तो बस टूटा हुआ रिकॉर्ड था जो एक ही गाना बजा रहा था, हैरी को ढूंढो, हैरी को मारो। और हाँ, वह कामयाब भी हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब हैरी ने स्निच देख ली और झपट्टा मारने के लिए नीचे झुका, तभी वो पागल ब्लजर आया और हैरी की दाहिनी बाह पर जोरदार प्रहार किया। कल्पना कीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और अचानक एक कार सीधे आपकी बांह से टकरा जाए। हैरी की हड्डी का हाल कुछ वैसा ही हुआ। टूटी हुई हड्डी उसकी त्वचा के अंदर से बेतरतीब ढंग से निकली हुई थी, एक अजीब कोण पर। अब यहाँ आता है मनोरंजन का असली हिस्सा, प्रोफेसर गिलरॉय लॉकहार्ट। वो स्वघोषित हीरोजिन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान और बालों में चमक होती है। उन्होंने हैरी को इलाज की पेशकश की। हैरी ने मैडम पॉम्फ्रे को बुलाने की गुहार लगाई, मगर लॉकहार्ट ने कहा, मैं तो ये करके दिखा सकता हूँ, सेकंडों का काम है। और फिर उन्होंने जो जादू किया वह दर्दनाक था। उन्होंने हैरी की बाह पर एक मंत्र चलाया और हैरी की पूरी बाह की हड्डियां गायब हो गईं। हैरी की बाह एक रबर की नली की तरह लटक गई। लॉकहार्ट ने इसे थोड़ा सा दर्द बताया और कहा कि हड्डियां दोबारा उग आएंगी। सारा दर्द और परेशानी, और वो भी एक ऐसे इलाज के लिए जो असल समस्या से भी बदतर था। यहाँ इस अध्याय की प्रासंगिकता समझिए दोस्तों। ये सिर्फ एक क्विडिच मैच या दुर्घटना की कहानी नहीं है। ये हमें दो बड़े संकेत देता है। वो ब्लजर किसी ने जानबूझकर हैरी को नुकसान पहुंचाने के लिए छेड़ा था। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इस साल हॉगवर्ट्स में छिपे खतरे का एक और सबूत था। लॉकहार्ट एक पूरी तरह से नकली और खतरनाक व्यक्ति हैं। उनका अहंकार और अक्षमता हैरी के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। ये घटना हमें बताती है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे ही कभी कभी सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। तो हैरी अब अस्पताल के विंग में है, बिना हड्डियों की एक लचर सी बाह के साथ, और उसके ऊपर एक ऐसा रहस्य मंडरा रहा है जो सिर्फ गहरा होता जा रहा है। और याद रखिए, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स अभी खुला ही है। अगला खतरा किस रूप में सामने आएगा? अध्याय 7 द सीक्रेट डायरी। हैरी को एक रहस्यमय डायरी मिलती है जो टॉम रिडल नामक एक छात्र से बात करती है और 50 साल पहले का रहस्य दिखाती। सीक्रेट डायरी अध्याय में हैरी पॉटर को एक बिल्कुल सामान्य सी खाली डायरी मिलती है। वो बाथरूम में फेंकी गई इस डायरी को उठा लाता है और उसे लगता है कि ये तो कोई 10 साल पुरानी बेकार चीज है। लेकिन दोस्तों, भी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। एक दिन हैरी डायरी के पन्नों पर स्याही के एक धब्बे को देखता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करता है और तभी कुछ जादुई होता है।
धब्बा गायब हो जाता है और उसकी जगह पन्नों पर शब्द उभर आते हैं। हेलो, मेरा नाम टॉम रिडल है। मैं 50 साल पहले हॉगवर्ट्स का छात्र था। हैरी हैरान रह जाता है। ये डायरी जवाब देती है उसके सवालों के। हैरी और टॉम रिडल के बीच एक अद्भुत बातचीत शुरू होती है। हैरी पूछता है कि क्या रिडल को 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुलने की घटना के बारे में पता है, और तब डायरी हैरी को एक ऐसी याद में खींच लेती है जैसे वो खुद वहां मौजूद हो। ये कोई साधारण याद नहीं, बल्कि एक मेमोरी है जो जिंदा हो उठती है। हैरी खुद को 50 साल पहले हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर के कार्यालय में पाता है। वो एक गवाह की तरह सब कुछ देख सकता है। उस समय का हेडमास्टर आर्मांडो डिपेट है और उसके सामने 3 छात्र खड़े हैं। हैग्रिड, जो उस समय एक तीसरे वर्ष का विद्यार्थी, टॉम रिडल एक प्रतिभाशाली और शिष्ट 5वें वर्ष का छात्र, और हैग्रिड का पालतू विशाल मकड़ी अरागोग। रिडल अपनी मासूम और चिंतित आवाज में डिपेट को बताता है कि उसने हैग्रिड को उसी मकड़ी के साथ पकड़ा था जिसने एक लड़की पर हमला किया था और उसे मार डाला था। रिडल दावा करता है कि हैग्रिड ने ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला था और उस रहस्यमय जीव को पाल रखा था। डिपेट विश्वास कर लेता है। हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसकी जादू की छड़ी तोड़ दी जाती है और अरागोग को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन हैरी, जो इस पूरी याद को देख रहा है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि जब डिपेट और हैग्रिड जाते हैं तो टॉम रिडल के चेहरे पर एक अजीब गर्व भरी मुस्कान खेलती है। हैरी समझ जाता है रिडल ने हैग्रिड को फंसाया था। असली अपराधी तो रिडल खुद था। उसने चैम्बर खोला था और उस जानलेवा हमले के लिए जिम्मेदार था। हैग्रिड तो बस एक बलि का बकरा था। याद से बाहर आकर हैरी की सांसें रुक सी जाती हैं। उसने सच्चाई का पता लगा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये डायरी कौन है? टॉम रिडल कौन था? हैरी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये कोई साधारण डायरी नहीं है। ये एक ऐसी वस्तु है जो बातें कर सकती है, यादें दिखा सकती है और शायद लोगों को नियंत्रित भी कर सकती है। हैरी को याद आता है कि जिन जिन लोगों के पास ये डायरी थी वे सभी बुरी तरह फंसे। मिस्टर मॉलफॉय की हाउस एल्फ डॉबी ने उसे हैरी के पास पहुंचाने की कोशिश की थी और अब हैरी खुद एक भयानक रहस्य के बीच में है। दोस्तों, यह अध्याय पूरी किताब का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ से हैरी को पहली बार पता चलता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का इतिहास क्या है और वोल्डेमॉर्ट का अतीत कैसे हॉगवर्ट्स से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो दिखने में तो हानि रहित लगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग हो? ये डायरी उसी का उदाहरण है। ये सिर्फ कागज नहीं, एक जाल है। और सोचिए, अगर आपको ऐसी कोई डायरी मिले जो आपसे बात करे, आपके सवालों का जवाब दे, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? हैरी ने किया और उसे सच का पता चला। लेकिन ये सच इतना खतरनाक था कि अगले अध्यायों की नींव रख देता है। हैरी अब जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि इतिहास की परतों में एक पुरानी डायरी के पन्नों में भी छिपा हो सकता है। और अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इस सच का क्या करना है और इस डायरी के रहस्य को कैसे सुलझाना है। अध्याय 8। अरागोग। हैरी और रॉन प्रतिबंधित जंगल में हैग्रिड के पुराने दोस्त अरागोग नामक विशाल मकड़ी से मिलते हैं जो चैम्बर के बारे में जानता है। अध्याय शुरू होता है जंगल के अंधेरे में कदमों की आवाज के साथ। अरे रुको, क्या तुमने वो आवाज सुनी? रॉन का गला रुंध गया था। हैरी और रॉन हैग्रिड के पीछे पीछे प्रतिबंधित जंगल की गहराइयों में चले जा रहे थे। उनके हाथों में सिर्फ एक लालटेन थी और दिलों में डर। ये अध्याय है ARAGOG। हैग्रिड, जो खुद पर लगे हत्यारे होने के आरोपों से त्रस्त थे, उन्हें एक गवाह के पास ले जा रहे थे। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, हैग्रिड ने कहा, बस डरना मत। और फिर वे एक विशालकाय गड्ढे के किनारे खड़े हो गए। नीचे पत्तों और जालों में कुछ हिला और फिर बाहर आई एक कार जितनी बड़ी बूढ़ी अंधी मकड़ी अरागोग। सुनिए, जब अरागोग ने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज में एक अजीब सी याददाश्त थी। हैग्रिड, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे एक अंडे से पाला। हैरी ने साहस जुटाकर पूछा, क्या आप जानते हैं कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स किसने खोला था? अरागोग का जवाब सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम मकड़ियां उस जगह से दूर भागती हैं। वहां एक ऐसी चीज रहती है जिससे हम डरती हैं, एक ऐसी चीज जो हमें मारती है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। 50 साल पहले जब एक लड़की की मौत हुई थी तो अरागोग को ही दोषी ठहराया गया और हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया। पर अरागोग कहता है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा। मैं तो इंसानों का मांस खाता हूं, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। यानी असली खतरा कोई और था, असली राक्षस कोई और था। और फिर जब बातचीत खत्म होती है तो एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। अरागोग के हजारों बच्चे भूखी आंखों से हैरी और रॉन को देख रहे थे। पिताजी, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? अरागोग ने हैग्रिड के लिए दया दिखाई, जाओ मेरे पुराने दोस्त। पर उसके बाद
मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते, तुम्हें भागना होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो और उसी पल सब कुछ फिर से उलझ जाए? हैरी और रॉन ने दौड़ना शुरू किया। पीछे से मकड़ियों की फुसफुसाहट, टहनियों के टूटने की आवाज, वे बस भागे जा रहे थे। और तभी हैरी को याद आया, हैग्रिड का पालतू कुत्ता फैंग आ गया। उसी ने उन्हें बचाया। इस अध्याय की प्रासंगिकता, ये पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हैरी को पहली बार पता चलता है कि चैम्बर का राक्षस एक मकड़ी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज है जिससे मकड़ियां भी डरती हैं। ये जानकारी हैरी को सही दिशा में ले जाती है, बासिलिस्क की ओर। और सबसे बढ़कर यह अध्याय हैग्रिड की निष्ठा और प्रकृति के प्रति उनके प्यार को दिखाता है। वो एक ऐसे जीव के दोस्त थे जिससे पूरी दुनिया डरती थी। तो अगली बार जब आपको कोई पुराना रहस्य सुलझाना हो तो याद रखिए, कभी कभी सच्चाई उन जगहों पर छिपी होती है जहां जाने से सब डरते हैं, और कभी कभी सबसे बड़ा दानव आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अध्याय 9, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। अब जरा इसे आराम से सुनिए और अपने मन में तस्वीर बनाइए। हैरी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में उतर चुका है। उसका एक ही मकसद है, जिन्नी को बचाना। लेकिन वहां उसका सामना होने वाला है टॉम रिडल और एक भयानक राक्षस बेसिलिस्क से। कल्पना कीजिए, आप एक गहरे अंधेरे और नम सीवर में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां 1000 साल पुराना रहस्य छुपा है। और वहां छिपा है एक ऐसा राक्षस जिसकी सिर्फ एक नजर आपको मौत की नींद सुला सकती है। हैरी पॉटर ठीक इसी डरावनी सच्चाई का सामना कर रहा है। वो और रॉन वीजली मॉर्निंग मर्टल के बाथरूम में उस टॉयलेट के रास्ते नीचे उतरते हैं, उसी टॉयलेट से जहां 50 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। उनका मकसद साफ है, हैरी की दोस्त जिन्नी वीजली को बचाना। उसे बेसिलिस्क नाम के एक विशालकाय सांप ने चैम्बर में खींच लिया है। गहराई में उतरते समय एक छोटा सा संवाद होता है, लेकिन उसमें छुपा है गहरा डर। रॉन कांपती आवाज में कहता है, अगर हमें एक विशालकाय सांप दिखाई देता है तो मैं उसे देखते ही मर जाऊंगा। हैरी शांत लेकिन गंभीर स्वर में जवाब देता है, तुम्हारी नजर उस पर पड़ी तो तुम मर जाओगे। साधारण सी बात, लेकिन डर से भरी हुई। आखिरकार हैरी चैम्बर के अंदर पहुंचता है। वहां वो जिन्नी को पाता है बेहोश पड़ी हुई, और उसके सामने खड़ा है टॉम रिडल, एक 16 साल का होनहार लड़का, चमकदार लेकिन धुंधली सी छवि। लेकिन यही कहानी में आता है बड़ा मोड़। टॉम रिडल कोई साधारण लड़का नहीं, वो है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का युवा रूप। वही वोल्डेमॉर्ट जिसने जिन्नी के जरिए चैम्बर खुलवाया, वही जिसने बेसिलिस्क को आजाद किया। और क्यों? क्योंकि वो हैरी से नफरत करता है। वो कहता है, देखो मेरे पास जो शक्ति है वो तुमसे कहीं ज्यादा है। वोल्डेमॉर्ट मेरा भविष्य है, मेरा अतीत और मेरा वर्तमान। और यहीं छुपी है इस अध्याय की असली गहराई। ये सिर्फ एक लड़के और एक राक्षस की लड़ाई नहीं है, ये अतीत और भविष्य की टक्कर है। ये डर और साहस की परीक्षा है। ये उस पल की कहानी है जहां एक किशोर लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर के युवा रूप के सामने खड़ा है। और अब सवाल है, क्या हैरी जिन्नी को बचा पाएगा? क्या वो बेसिलिस्क का सामना कर पाएगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। अध्याय 10, डॉबीज रिवॉर्ड। हैरी लूसियस मॉलफॉय की चाल को उजागर करता है और डॉबी को एक मोजे देकर आजाद कराता हैस्बी की स्कूल में सब कुछ सामान्य होने लगता है। सुनिए, जब हॉगवर्ट्स में सब कुछ सामान्य होने लगा था, पत्थर बने लोग ठीक हो रहे थे, डीन थॉमस की हंसी फिर से गूंजने लगी थी, तब भी हैरी पॉटर के मन में एक सवाल कौंध रहा था। लूसियस मॉलफॉय को इस सबसे क्या लाभ था? वो आखिर क्यों टॉम रिडल की डायरी हॉगवर्ट्स में घुसाना चाहता था? और दोस्तों, जवाब मिला एक चालाकी भरी छोटी सी चाल से। हैरी ने वो पुरानी डायरी जिसे रॉन की बहन जिनी ने अनजाने में इस्तेमाल किया था, अपने एक मोजे में छिपा दी। फिर उसने उसे लूसियस मॉलफॉय को लौटाते हुए कहा, लो आपकी बेकार चीज वापस। मॉलफॉय ने घमंड से डायरी ली और अपने घरेलू एल्फ डॉबी को थमा दी। और यहीं वो पल आया। जैसे ही डायरी डॉबी के हाथ में गई, मोजा भी उसके साथ चला गया। डॉबी ने चौंक कर देखा, एक मोजाजो उसके मालिक ने सीधे उसे दिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो चीखा, मास्टर ने डॉबी को कपड़ा दिया है, डॉबी आजाद है। लूसियस मॉलफॉय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसे एहसास हुआ कि हैरी ने उसे चतुराई से फंसा दिया है। वो गुर्राया हैरी पर झपटा, लेकिन डॉबी ने तुरंत एक जादू की लहर से उसे पीछे धकेल दिया। आजाद एल्फ की ताकत देखिए। और यहाँ सबसे मीठा संवाद आता है। डॉबी आंसू भरी आंखों से हैरी की ओर देखता है और कहता है, हैरी पॉटर ने डॉबी की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हैरी पॉटर ने अपने दुश्मन को हराया और डॉबी को उसकी आजादी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। इस अध्याय की प्रासंगिकता दोस्तों सिर्फ एक एल्फ की आजादी से कहीं बड़ी है।
यह हमें दिखाता है कि छोटे से छल, दृढ़ इरादे और सही समय पर किए गए साहसिक कदम से कैसे बड़े से बड़े अत्याचारी की चाल उल्टी जा सकती है। हैरी ने न सिर्फ डॉबी को आजाद किया बल्कि लूसियस मॉलफॉय के काले इरादों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यह अध्याय बताता है कि असली जीत तब होती है जब आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी दबाने वाली शक्तियों से मुक्त कराते हैं। और इस तरह हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाने की कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। डॉबी अपनी नई आजादी की खुशी में चला जाता है, हैरी अपने दोस्तों के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में घर लौटने को तैयार होता है और हम पाठकों के दिल में एक गहरा सबक बैठ जाता है। कभी कभी आजादी का तोहफा एक साधारण मोजे में छिप होता है, बशर्ते आप उसे देने का सही तरीका जानते हो। हैरी पॉटर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स समापन। कहानीकार की आवाज में सीधे बात शुरू करते हुए, तो देखिए, हैरी पॉटर की ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। हमारे अंदर का वो चैम्बर जहां हमारे डर, पूर्वाग्रह और गहरे राज दबे होते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई की जगह है। टॉम रिडल की डायरी सिर्फ एक जादुई चीज नहीं थी, वो था उस घृणा और अहंकार का प्रतीक जो एक इंसान को पूरी तरह खोखला कर सकता है। और हैरी ने जो किया वो सिर्फ बेसिलिस्क से लड़ना नहीं था, वो था अपने भीतर के उस सांप की आवाज को नकारना जो कह रहा था कि तुम स्लीथरिन हो, तुम अलग हो। ये किताब हमें दिखाती है कि असली बहादुरी क्या है। हैरी, रॉन और हरमाइनी की दोस्ती वो पात्र है जो डायरी के काले जादू को तोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में सच्ची दोस्ती और विश्वास ही हमें हमारे अंदर के अंधेरे चैम्बर से बाहर निकालते हैं। अरे वाह, आपने तो पूरी की पूरी कहानी एक ही दिन में सुन ली। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने स्वयं इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़ रखी हो और समय को ही रोक दिया हो। आप जैसे श्रोता ही हमारी इस यात्रा की असली जादूगरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब क्या आप तैयार हैं एक नए खतरे के लिए? कल्पना कीजिए, एक आदमी जो जेल की सबसे गहरी कोठरी से भाग निकला है, एक रक्षक जो अपने आप को सजा देने पर तुला है, और एक गुप्त संकेत जो हर तरफ दिखाई दे रहा है, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान एस्केप्ड। अगली बार हैरी की जिंदगी में एक नया मोड़, एक नया रहस्य और एक ऐसा रक्षक जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तब तक के लिए हैप्पी लिसनिंग। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी नॉलेज की इस लाइब्रेरी में हमेशा एक नई मैजिकल बुक जुड़ती रहे। फिर मिलेंगे।